बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। एक से एक बढ़ के तनाज़ा इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ही नहीं बल्कि फ़ैसला साज क़ुव्वतों के दरमियान भी या इदारों के बीच भी एक ही डिस्कशन है कि क्या सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास बुला लेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले नज़रसानी की दरख्वास्त भी सदर मुमलिकत को आरिफ अलवी साहब को भिजवा दी गई है कि वो इजलास तलब कर दें, जो कि 29 तारीख को बनता है। 21 दिन के अंदर अंदर ये इजलास होना ज़रूरी है और आइन और कानून के मुताबिक ये 29 तारीख को ये दिन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अब ये जो बहस है उसमें चूँकि समरी वापस की गई थी, एतराज़ात वापस करके लगा के, और ये कहा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से कि चूँकि हाउस मुकम्मल नहीं है, यानी कि कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं है, लिहाजा आप किसी तौर पर भी इजलास बुला नहीं सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी हाउस मुकम्मल नहीं रहा। हमेशा हाउस नामुकम्मल रहता है, कोई ज़िमनी इंतखाब हो रहा होता है या खाली होता है। लिहाजा इस एतराज़ की बुनियाद के ऊपर क्या कौमी असम्बली का इजलास रोका जा सकता है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? और अगर वो नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? आइन क्या कहता है? आर्टिकल 91 कहता है कि असम्बली शेल मीट, यानी असम्बली को तो हर सूरत मिलना ही मिलना है। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो किसी और तरीके से उनको बुलाना पड़ेगा या इजलास बुलाया जा सकेगा। इसके बहरहाल इसके ऊपर एक तनाज़ा जन्म ले चुका है और इसके हवाले से जो है वो आज इसहाक डार साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की, वो आपके लिए हम सुनाए देते हैं। मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि हुकूमत ही इस मामले के ऊपर, यानी आने वाली हुकूमत इस मामले को देख रही है। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। वो नहीं चाहते कि इजलास हो, लेकिन आइन बड़ा क्लियर है। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 प्रेसिडेंट साहब 26 को बुला सकते थे, 27 को बुला सकते थे, 28 को बुला सकते थे। उनको जो समरी भेजी गई थी उनको ऑप्शन दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतराजात लगा के वो फाइल वापस कर दी। और इतराज वही है जो लाहौर में भी इंडिपेंडेंस ने लगाया। अभी हाउस कंप्लीट नहीं है। आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। दूसरी जानिब ये एतराज़ भी लग रहा है कि सदर अलवी साहब इमरान खान साहब को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और इमरान खान साहब ने अपनी खुशी का इजहार भी इस मामले के ऊपर किया है कि सदर मुमलिकत ने इजलास तलब नहीं किया। इसके ऊपर आज बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने भी गुफ्तगू की। वो क्लियर, बहुत वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आइन शिकनी के 2 मुकदमात प्रेसिडेंट अलवी के ऊपर लगाए जाएंगे और उनके लिए तैयार किए जाएंगे। वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनिएगा। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे। अलवी साहब शुरू तो वहाँ से होंगे जहाँ उस रात अलवी साहब ने आइन तोड़ा और हमारे अदम एतमाद के बावजूद असेंबली को डिसॉल्व किया। इम्कान ये है कि ना सिर्फ अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ असेंबली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अगर वो आइनी जिम्मेदारी सदर पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। क्या वाकई हुक्मरान इत्तेहाद या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आइन शिकनी के ये मुकदमात कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी? ये बहुत अहम मामला है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि IMF को ख़त लिखने के मामले के ऊपर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ अपने फ़ैसले पर डटे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये मामला डिक्टेशन उसकी करवा दी है, उस ख़त की, और वो ख़त जल्द ही जो है वो लिखा जाएगा। क्या वाकई तहरीक इंसाफ जो है उसने माजी से कुछ नहीं सीखा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब उनकी सज़ाओं की माफ़ी के हवाले से भी ये खबरें गर्दिश में हैं कि प्रेसिडेंट अलवी जाते जाते ये काम भी कर सकते हैं। इस काम का भी इम्कान मौजूद है कि वो आर्टिकल 45 के तहत इमरान खान साहब की सज़ाओं को माफ़ कर दें। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। और मखसूस नशिस्तों का मामला को कि बुनियाद बनाया गया है असम्बली का इजलास तलब ना करने के हवाले से, उसके ऊपर भी कल जो है वो इलेक्शन कमीशन में अहम समात है और अली ज़फ़र साहब ने इसके ऊपर दलाइल दिए हैं कि तहरीक इंसाफ के अलावा या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा ये सीटें किसी को नहीं दी जा सकती। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि नई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए उसको किस तरह से मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। हमारे साथ इस मामले के ऊपर बात करने के लिए पैनल मौजूद है। मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं,
1 लाख वोट लेके, लीड लेके ये ऐवान में पहुंची है। बहुत मुबारक आपको। 1,20,000 जी, 20,000 मैंने कम कर दिए। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, आइन और कानून जानते हैं। बहुत शुक्रिया। नईम पंजोथा साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके वकील हैं। इस वक्त फिलवक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ तज्जिया निगार, तबसरा निगार, आइनी कानूनी माहिर जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि पिलडाट के सरबराह भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। आपको बहुत शुक्रिया। मुझे आईनी और कानूनी महारत का कोई क्लेम नहीं है। मैं तो वैसे सर हमारे लिए आप हैं। जी शुक्रिया बहुत, हमारे लिए आप हैं। अच्छा ये बता दें, आप हमें ये सब जानना चाह रहे हैं कि सदर मुमलिकत अगर इजलास नहीं बुलाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या कोई आईनी तात्तुल हो जाएगा या कोई नेचुरल कोर्स है इसका? सर बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी बात तो ये है ना कि आइन के आर्टिकल 91(2) में ये लिखा हुआ है कि नेशनल असेंबली शैल मीट। जी, आपने भी इसका जिक्र किया, यानी कौमी असम्बली का इजलास होना है। बुनियादी बात तो ये है। अब उसको किस तरह से बुलाना है और किसने बुलाना है, ये बात सानवी हैसियत रखती है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की बात है ये। और इसलिए अगर सदर मुमलिकत, अभी आपने कहा कि उनको नजरसानी के लिए कहा गया है, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो इजलास तो बहरहाल होना है। अब उसके लिए डिवाइस करना पड़ेगा कि दूसरा रास्ता क्या है। और मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि जिस तरह से आपने देखा था कि पंजाब के मुंतखब वजीर आला को हल्फ नहीं दिलाया था पंजाब के गवर्नर ने, उस वक्त उनका ताल्लुक भी PTI से था और उन्होंने कहा था कि मैं हल्फ नहीं दिलाऊंगा, तो फिर बिलाखिर कोर्ट ने नेशनल असेंबली के स्पीकर को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लाहौर जाइए और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को हल्फ दिलाइए। तो ये दूसरा, हालांकि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि नेशनल असेंबली के स्पीकर हल्फ दिलाएंगे, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है इस बात की कि कौन हल्फ दिलाएगा। मेरे ख्याल में अगर कौमी असेंबली के स्पीकर ये इजलास तलब कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब होगा और कोई गलत बात नहीं होगी, किसी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, क्योंकि सदर मुमलिकत इससे इनकार कर चुके होंगे। तो वो इजलास बुला सकते हैं और असल मामला ये है कि इजलास को होना चाहिए। अच्छा, और अहमद बिलाल साहब जी एक छोटा सा कि देखिए, ये जो हमारे आइन में अब ये बातें लिखी हुई है ना कि ये वजीर आजम का इंतखाब होगा और ये कि इजलास इतने दिन के बाद लाजमन होगा, उसकी वजह ये थी कि माजी में ये साजिशें होती रहती थी कि गवर्नर जनरल या सदर मुमलिकत इजलास ही नहीं बुला रहे और वो पोस्टपोन हो रहा है और वो महल्लाती साजिशें हो रही हैं, या फिर किसी ऐसी आदमी को वो दावत दे देते थे जिसके पास मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो फिर वो मेजॉरिटी पूरी तौर पे कर लेता था। तो अब ये तमाम शकूक दूर करने के लिए ये आइन में लिखा गया है कि इजलास होगा 21वें दिन और ये कि वजीर आजम का इंतखाब होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नेगोशिएबल। जी बिल्कुल, इसके आपका जैसे कहना है कि इसके ऊपर स्पीकर जो है वो फिर इन एक्शन होंगे, उनके पास ये आईनी इख्तियार है। सर ये भी बता दें कि क्या इमरान खान साहब की जो सजाएं हैं वो भी माफ़ हो सकती हैं? आर्टिकल 45 क्या कहता है इस मामले के ऊपर? वजाहत ये कर दूं कि स्पीकर के पास आईनी इख्तियार तो नहीं है इजलास बुलाने का, लेकिन वो बुला सकते हैं कि जिसके पास आईनी इख्तियार है वो अवेलेबल नहीं है, वो बुलाना नहीं चाहता, तो किसी को तो बुलाना है। तो जिस तरह मैंने मिसाल दी थी कि माजी में हल्फ उठाने के लिए किसी को कहा गया था, अब इसको भी कहा जा सकता है। आर्टिकल 45 मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत ये काम कर सकते हैं। ठीक जी, के पास ये इख्तियार है। ठीक। और सर अच्छा माफ़ी का इख्तियार है, क्योंकि ये आज अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी भी की है, ये इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश में भी है ये बात, तो क्या ऐसा इम्कान है? वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, उनको माफ़ी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये कि चाहिए आपके ख्याल में, और अगर है तो वो दे सकते हैं? उनके पास ये इख्तियार तो है कि वो माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए बहुत पॉलिटिकली भी डैमेजिंग होगा और उससे उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं हो जाएगी। मेरे ख्याल में उनकी सज़ा तो माफ़ हो जाएगी, लेकिन उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होगी, और कन्विक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मेरे ख्याल में उन्हें फिर भी भुगतने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने हमें वक्त दिया सर और तफसील से बात की। बैरिस्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और नफीसा भी हैं। मैं नफीसा से सर शुरू किए देती हूँ, क्यों चाहेंगे सदर मुमलिकत, क्यों चाह रहे हैं कि
इजलास ना बुलाया जाए, वो रोक सकते हैं इसको? देखिए, एक तो उनकी अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले जो 5 साल का टेन्योर, अब तो वो आउट गोइंग है, अब उनको पता है कि उनके चंद दिन हैं, तो मेरे ख्याल से वो अपनी पार्टी में वापस उनके नंबर वंबर बनाना चाह रहे होंगे, वरना कोई कानूनी आइनी जवाज़ नहीं है इजलास नहीं बुलाना। कभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसा मौका होगा कि आपका पूरा हाउस जो है वो मुकम्मल होगा। कई नशस्तें खाली रह जाती हैं, इलेक्शन के दौरान ही कुछ डेथ्स हो जाती हैं, उसी वक्त इलेक्शन जो है सस्पेंड हो जाती है। कई और रीजंस हो सकते हैं हाउस ना मुकम्मल होने के, लेकिन कहीं भी आइन में नशिस्तों को इसके ऊपर कहीं भी आइन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि अगर हाउस कंप्लीट नहीं है तो आप इजलास नहीं बुला सकते। हाँ, ये लिखा हुआ है कि 21 डे तक आपको बुलाना है। दूसरा जो इशू है अंडर डिस्प्यूट है वो इलेक्शन कमीशन में है, वो भी एक आइनी इदारा है, उसको फैसला करना है कि आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो अहल है ये सीट स्टेक करने की या नहीं है। तो जब तक ये एक आइनी इदारा सदारत का है, सदर का है, एक आइनी इदारा जो है आपका प्रेसिडेंसी है, एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, तो उसकी आड़ में आप इजलास ना बुलाएं, और अगर सपोजिंग ये फैसला इलेक्शन कमीशन मौखर करे, आगे लेके जाए, तो क्या अगर इजलास वो नहीं बुलाएंगे तो क्या वो आइन शिकनी नहीं होगी? और माजी में अगर हम आरिफ अलवी साहब का किरदार देखें, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस के दौरान आपने देखा कि उन्होंने उस वक्त में आइन तोड़ा, और एक रूलिंग स्पीकर जो है वो आइन पर इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकता, वो अपने रूल बुक के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे सकता है। उसने कोई आइन का आर्टिकल तो इसीलिए बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि 2 मुकदमे तो वो भी, और उसके बाद उन्होंने जुडिशरी में तफरका पैदा किया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तहत उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करने आज भी वो शहादत अवान साहब ने कुछ बात की है कि शायद वो पानी की तकसीम के हवाले से भी कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है जो कि 18वीं तरमीम के मुताबिक नहीं है उनके इख्तियार में, या उनको नहीं करना चाहिए। मगर चूँकि आप हुकूमत है तो मैं बाद में आपसे पूछती हूँ, नहीं आपसे पूछ लेते हैं, क्यों चाहते हैं सदर मुमलिकत के तनाज़ा शुरू करें? और एक एतराज़ बहुत आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के ऊपर कि हर आइनी अमल को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी नवाज़िश आपने मौका दिया। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो हमेशा हमारी जो जंग है वो रूल ऑफ लॉ की है, आइन की बालादस्ती की है। और अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें तो आप हमें ये बताएं कि किस जगह के ऊपर इन्होंने आइन की पासदारी की है PDM ने। अब आप ये देख लें कि जिस तरह मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, फॉर्म 45 जो है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपलोड ही नहीं किए। कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपलोड करने हैं वेबसाइट के ऊपर, लेकिन क्या इन्होंने बात की है? बल्कि हमेशा जब इनके हक में कोई बात आती है या इनके खिलाफ आती है तो ये कहते हैं ये हमारा मामला नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। अदरवाइज अगर कमिश्नर यहाँ पर आकर बयान देते हैं कि जनाब इस तरह से धांधली की गई और मैं उसकी सुपरविजन करता रहा और डाले गए, उसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए इलेक्शन कमीशन के हक में तो इन्होंने बड़े बयान आकर दे लिए। लेकिन जहाँ पर हमारी सीटें हमने जीती हैं, हमारा हक है वो, और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो क्यों नहीं अभी तक उसके ऊपर फैसला दिया जा रहा? जब तक कौरम ही पूरा नहीं होगा तो आप कैसे एक जो है वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आप कहेंगे कि इजलास आ जाए जी? आपने देखा कि पंजाब के अंदर जब वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है उस दिन भी एक नोटिफिकेशन किया गया। देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने तो उसके ऊपर एतराज़ है ना कि उसने तो वो तो पार्लिमानी जमात ही नहीं है, उसको किस तरह से सीटें दे दें, ये भी तो एक एतराज़ है। देखें, बात ये है कि मसला क्या है। मसला ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके चेयरमैन हैं हामिद साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उनकी हमारे साथ एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट के तहत इल्हाक किया उन्होंने, इल्हाक किया, बाद में खुद वो आज़ाद लड़े जी, आज़ाद लड़े हैं, लेकिन आज़ाद तो सारे कर दिए गए ना, आपके सामने है। हमने तो जो हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, काउंसिल आज़ाद नहीं थी, वो पार्टी के तौर पर थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है और हमने कानून के मुताबिक ही अप्लाई किया है। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ पर ना वेबसाइट के ऊपर अपलोड करे, ना फैसला जो है वो दे, और ये जो है इस अवाम से पहले इन्होंने जो अवाम ने वोट दिया था कप्तान इमरान खान को, पहले इन्होंने उसके ऊपर डाका डाला। अब ये चाहते हैं कि सबसे बड़ी जो जमात है उसको सीट ही ना दी, तो इसलिए अब सदर अलवी जो है वो इजलास नहीं बुलाए। देखें, सदर अलवी ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि जनाब इजलास में बुलाऊंगा जब
آپ جو ہے وہ کورم پورا کریں گے جب سیٹیں پوری کریں گے. جب آپ بیرسٹر صاحب سیٹیں دے ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کیسے آپ اس طرف جا سکتے ورنہ بائیکاٹ ہوگا. اگر پورا ہو گیا تو آپ بائیکاٹ بھی کریں گے. دیکھیں میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں ہاں کہ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ دیا جائے. سر کیوں نہیں دے رہے آپ حق ان کا؟ ساڈا حق کہتے رکھ, وہ کہہ تو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر بار بار. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا ایک پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں. سر ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ انہوں نے پی ٹی آئی پہ کوئی تنقید کی ہو. میں نے تو نہیں سنی. نہیں بالکل نہیں کی. انہوں نے قانون کی بات کیا. میں ابھی تک نہیں, قانون میں بھی انہوں نے کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا جو ان کو ناگوار گزرے. ہاں میں تو ابھی بولا ہی نہیں, مجھے ہم نے بولنے نہیں دیا. جی انہوں نے آتے ہی پی ٹی آئی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. میں اس لیے ٹی وی پہ نہیں آتا. نہیں آپ میں نہیں آؤں گا آئندہ بھی. میرا مزاج ہے, میں اس طرح کی باتیں پسند نہیں کرتا. میں ان پڑھ سا آدمی ہوں. ہم کہتے ہیں کوئی طریقے سے کوئی ڈیسنٹ سے گفتگو ہو تو بندہ. اب میں جواب نہیں, میں بھی جواب آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ دیجئے. جو نہیں وہ اچھا نہیں لگتا مجھے. میں رات کو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں. نہیں پلیز نہیں. دیکھیے صدر صاحب کو بلائیں یا نہ بلائیں, اجلاس نے ہونا ہی ہے. قانون میں دو طرح کی پروویژنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں سیلف ایگزیکیوٹنگ, جن کو ایگزیکیوٹ کرنے کا میکنزم ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک میں میکنزم لکھا ہوتا ہے. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب نے کب اجلاس بلانا ہے. یہاں لکھا ہوا ہی نہیں اس معاملے میں. یہاں لکھا ہے شیل میٹ, ہونا ہی ہونا ہے. وہ نہیں ہوتا, بالکل یہ درست بات. اب اس کو کرنا کیسے ہے وہ نہیں لکھا. نہیں لکھا نا. اب میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے. پاکستان کے سپیکرز کی سینکڑوں رولنگ موجود ہیں. ہماری گورنمنٹ میں یہ ایک رولنگ دی تھی, چیئرمین سینٹ تھے ہمارے رضا ربانی صاحب, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اجلاس نہیں بلایا. انہوں نے بھیجا, میں نے تو گورنمنٹ کو کہا تھا, آج بتا رہا ہوں کہ مطلب بلانا چاہیے. پھر انہوں نے خود بلا لیا. ہم لوگوں نے ان سے بات چیت کی, گئے ان سے ملے, اور میں آج بھی کہتا ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, اس کو پاور ہے, سپیکر کو پاور ہے. یہ رولنگ سینٹ کی بھی موجود ہیں پہلے سے, کیونکہ یہ ہاؤس جو ہے نا بیسیکلی ساورن یہ ہیں. جی کیونکہ الیکشن تو وہ لوگ لڑ کے آتے ہیں نا, وہ ریپریزنٹ تو وہ کرتے ہیں نا. تو لہٰذا ایک تو سپیکر صاحب کو 100% اختیار ہے, پاس پریسیڈنٹ یہی ہے. میں اگلی بات کرتا ہوں. سپیکر صاحب بھی نہیں بلاتے, یہ آ جاتے ہیں 120 جو ووٹ لیے ہیں, 5 لیے ہیں, جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں. 21ویں دن یہ اجلاس شمار ہوگا. آئین کی کمانڈ ہے, اور اگر یہ نہیں آئیں گے نا تو میں ڈاکٹر صاحب سے گلا کروں گا کہ آپ آئین توڑ رہے ہیں. ایک سیکشن افسر جو ہے نا, کلرک, وہ اس کو یہ کرنا ہے کہ جی فلاں بجے اتنے بجے, آج ہم 11 بجے مل رہے ہیں جی, جو کہ 29 کو 10 بجے. بالکل صحیح. ایک دوسری بات, صدر صاحب ہمارے دوست ہیں, بہت بھلے آدمی ہیں, بہت, اور پی ٹی آئی کے اچھے لوگوں میں پارلیمنٹیرین کے طور پہ بڑا زبردست کام کیا. اور ہماری حکومت میں جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, ہم ان سے مذاکرات کرتے تھے, پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے تھے. 121 بل ہم نے نیگوشیٹ کیے. اٹھتے ہوئے میں کہتے تھے کہ مجھے انسٹرکشن یہ ہے, ہم ہاؤس میں بائیکاٹ کریں گے, پر اپنے انپٹ دیتے تھے. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ رویہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی جو انہوں نے 4-6 کام کیے ہیں وہ مناسب نہ تھے, اور ابھی مناسب نہیں ہیں. جتنے سو کالڈ ممبر نہیں ہیں اس وقت, اس سے زیادہ ممبر اس وقت نہیں تھے جب پی ٹی آئی ریزائن کر گئی تھی. مگر اصل مسئلہ تو مخصوص نشستوں کا ہے. میں اس پہ آتا ہوں. وہ کہہ رہے کہ آپ ہمیں نہیں دیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ نہیں دیتے تو وہ عدالتوں نے دینی ہے, صدر صاحب نے تو نہیں دینی نا, نہ میں نے دینی ہے, نہ پی ٹی آئی نہ پیپل پارٹی نے دینی ہے سیٹیں. مجھے دینی تو میں بھی 400 لے کے الیکشن کمیشن نے دینی. تو پھر ادھر سے لڑے نا, ہم سے کیا لڑتے ہیں, ہمارا اجلاس کیوں روکتے ہیں؟ پارلیمنٹ نے دینی ہے, ان کا اجلاس کیسے روکتے ہیں؟ بات یہ ہے, کوئی الگ ایشو ہے قانون ضابطے میں. ایک تو ہے صدر پاکستان, آئین اور پارلیمان کا اجلاس. ٹھیک. ایک ہے یہ ہے کہ وہ کیوں ملیں گی ان کو. جو 2017 میں ہم نے لا بنایا ہے ان میں یہ بھی تھے پی ٹی آئی والے, ہم بھی تھے, پیپل پارٹی بھی تھے. میں نام بھی بتا دیتا ہوں. اس شک کے اوپر مجھے تمام پارٹیوں نے ریزولوشن کر کے اس کا آنری ممبر بنایا تھا. میں میرا پارلیمنٹ نہیں تھا. اس کے اوپر وہاں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ سیٹیں کیسے الوکیٹ ہوں گے. یہ تجویز آئی تھی بہت لوگوں کی طرف سے کہ بعد
ہوتا کیا ہے، آپ لسٹ الیکشن لڑتے ہیں، آپ لسٹ دیتے ہیں، صحیح، بعد میں آپ کو لا نہیں دینے دیتا جی اس وقت وہ تو اس کے اوپر کافی یہ تجویز آئی، الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ تجویز آئی، ایکٹ ہے پارلیمنٹ کا الیکشن ایکٹ ہے، تجویز ہی آئی کہ اس کو ہٹایا جائے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے اس کو نہیں ہٹایا، اس کو قائم رکھا، ٹھیک، اب الیکشن کمیشن سے بات کیسے جائے گا؟ ہاں تو اب الیکشن کمیشن نے کل فیصلہ کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک پیسہ آج ہونا تھا، آج پی ٹی آئی نے ڈیٹ لی ہے، یہ بتا دوں، کل کہہ رہے ہیں کہ شور مچاتے تھے کہ لیٹ ہو رہا ہے، میں وہاں بیٹھا تھا آج، انہوں نے ٹائم لیا ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ کل یہ بھی پوچھوں گی بریک کے بعد کہ آپ سے کہ کل کا کیا ہوگا۔ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو آپ سیٹیں اب دیں جو کہ ان کی بنتی ہیں تحریک انصاف کی، جو کہ اب الحاق میں ہے، اور دوسری جانب اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمانی جماعت ہی نہیں تھی وہ، تو اس کو کس طرح سے مل سکتی ہیں۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، اور یہ معافی والا معاملہ کیا ہے عمران خان صاحب کی سزاؤں کا، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل پہ بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ بریک کے بعد ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب ایک معافی والی بات بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئینی ذمہ داری ہے صدر مملکت کی، اس کے اوپر مقدمات بن سکتے ہیں؟ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ آئین شکنی کے 2 مقدمات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ دیکھیں بالکل امپیچمنٹ اگر 29 تک تو ان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ نہیں بلاتے اجلاس تو امپیچمنٹ کا بن سکتا ہے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے آئین ڈیزالو کیا، اسمبلی ڈیزالو کی رولنگ کے اوپر، اس کے اوپر بھی ایٹ دا ٹائم کہ جب وہ نو کانفیڈنس فیس کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن میں جو جانتی ہوں اپنی جماعت کو، ہماری جماعت جو ہے محض آرائی میں یقین نہیں رکھتی، ہم آگے سب سے زیادہ تو ہمارا امپیچمنٹ بنتا تھا جنرل مشرف کے اوپر، اور مجھے یاد ہے اس وقت بھی سیشن نہیں بلا رہے تھے، تو اگر اب یہ آؤٹ گوئنگ ہے، یہ جا رہے ہیں، اب ان کے اوپر کیا مقدمہ، لیکن یہ ریکارڈ پر ضرور یہ چیز آئے گی، اور اگر ہم نہ بھی کریں، کوئی تاریخ میں آگے کوئی بھی اٹھا کر آگے اس کو کر سکتا ہے، یہ چیز تو الائیو ہے جو انہوں نے آئین شکنی کی ہے، اور اگر ان کے پاس ایک اگر سینس آف دا کانسٹیٹیوشن یا اپنی ذمہ داری، تو میرے خیال سے ان کو اجلاس بلا لینا، ورنہ حکمران اتحاد جو ہے وہ جائے گا اس کے اوپر، اور وہ یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن کوئی بھی اٹھ کر تو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی اس میں یقین رکھتی ہے انتقامی کارروائیوں میں اور اس قسم میں، حالانکہ آئینی جواز تو بنتا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہمارے، لیکن ایک امپیچمنٹ کے لیے ایک سالڈ گراؤنڈ ہے۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ واقعی مقدمات بھی بن سکتے ہیں، تیاری ہے ایسی؟ کیونکہ ڈار صاحب بھی کوئی بہت زیادہ غصے میں لگتے ہیں۔ ویو تھوڑا سا لینینٹ ہے، اچھا، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو ہے کہ جو ہے نا کہ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن وہ انہوں نے کئی دفعہ پہلے ریزولوشن کا کیا، چیف جسٹس جسٹس کے خلاف ریفرنس کا کیا، بہت سارے معاملات میں کورٹ کی فائنڈنگ آ چکی۔ اس وقت کا جو لا ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر ہم اس پہ اوپر کچھ سختی کرنا چاہیں تو ہمارے پاس 2 لیگل راستے ہیں، ایک امپیچمنٹ کا ہے جس کا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے، جس میں سب کو مل کے چارج کرنا ہے، اس کے بعد مواخذہ وہ، لیکن 2/3 میجورٹی اس کے لیے چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے ٹرائل ان کا آرٹیکل 6 کے تحت، جو جب تک صدر ہیں تو تب تو ہو نہیں سکتا، اور اس کے بعد بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا تھریشولڈ خاصا بلند ہے، اور اس کو ایسے معاملات پہ لگانا نہیں چاہیے۔ وٹ نیکسٹ؟ لیکن چیف جسٹس صاحب قاسم سوری کے معاملے کے نہیں، مجھے معلوم ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، وہ کہہ چکے ہیں، میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں، دیٹس ٹو ہائی۔ حالانکہ میں مطلب ان کی پالیسی سے صدر کو اجلاس نہ بلانے کو سخت کرٹیسائز کر رہا ہوں، آئین شکنی کہہ رہا ہوں، لیکن میں ذاتی طور پر میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا نہ، لیکن کیا ہونا چاہیے، ہونا بھی تو ہے نا، مذاق تو نہ بنے نا۔ دیکھیے 73 کے آئین والے نے صدر صاحب کو پارلیمان کا حصہ نہیں بنایا تھا، یہ 8ویں ترمیم میں آیا ہے، 8ویں ترمیم کو ہم کھرچ رہے ہیں، کھرچتے آخری کھرچ جو ہے وہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کے زمانے میں ہم نے کی۔ میں نے جو منشور کے اندر ہم نے تجاویز دی ہیں اپنی پارٹی کو، جو ہم جس طرف سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صدر صاحب شوڈ بی نو مور پارٹ آف دا پارلیمنٹ،
ताकि ये फड्डा ख़त्म हो। पहले था नहीं, दुनिया के इंडिया में भी नहीं है, जो हमारा पैरेलल है, ये आपके मंशूर का भी हिस्सा है। और एक बात और, पार्लिमान ने अपनी पक्ष प्रिविलेज के लिए जो आखिर में अभी एक लॉ बनाया है वो वीक है। जब शलवारें लटकाई थी ना इन्होंने, उस वक्त मैंने याद साहब पे स्पीकर थे, मैंने कहा बुलाएं इजलास, अभी लॉ पास करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी, इनको यही ट्रायल करें इनका, चाहे मैं करूं चाहे कोई करे, लेकिन मुमकिन नहीं होगा ना। लेकिन अगली दफा जब पार्लियामान अपना लॉ बनाई इसको बेहतर करे, ये बैठे लेजिस्लेटर ऐसी क्लासेस लाएं कि जो आज देखना अवाम की विल पार्लियामान में रिफ्लेक्ट होती है, एक आदमी उसको बुलाता ही नहीं है। सही बात है। अच्छा, अभी ये सही बात है, लेकिन नहीं, अभी तो सदर मुमलिकत के पास ये लिवरेज भी है, जो आप मखसूस नशिस्तों की भी बात कर रहे हैं, और आप तो खान साहब के लॉयर भी हैं, बुशरा बेगम साहिबा के भी, तो अभी जो उनके ऊपर जो माफ़ी की बात चल रही है, और अभी आपने अहमद बिलाल साहब को सुना वो माफ़ भी कर सकते हैं, क्या वाकई माफ़ी वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते? आज तो कहा है कि नहीं लेना चाहते। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है जी। बिल्कुल, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी मुलाकातें होती हैं, तो खान साहब ने या बीबी साहबा ने कभी भी इस हवाले से बात नहीं की कि सदर साहब मुझे माफ़ी दें या मैं किसी से माफ़ी मांगूंगा या कोई डील करूंगा, लंदन भागूंगा, या कोई इस तरह से कभी भी उन्होंने बात नहीं की। हमेशा हौसले की, दिलेरी की बात की है। एक दिन मैं अदालत के अंदर मौजूद था और जज साहब को कह रहे थे कि आप जज साहब जो है वो सज़ाए मौत बेशक मुझे सुना दें, मुझे उससे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पे यकीन रखता हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन मुझे ये आप अप्रिशिएट ज़रूर करें कि मैंने इनको नंगा कर दिया है, ठीक है जी, और वो आपके सामने है। बीबी साहिबा को सज़ा हुई, वो उस वक्त यहाँ पर बनी गाला में थी, वो खुद चल कर गई हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने तो ये उनकी तरफ से मुतालबा नहीं है, मगर बाबर अवान साहब और लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से ये मुतालबात सामने आए। देखिए, उन्होंने किया होगा या कोई बात की होगी, मैंने नहीं देखी, लेकिन मेरी हद तक मेरे सामने कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सदर साहब जो है वो मुझे माफ़ी दें या हमारी सज़ाएं ख़त्म करें। और अगर फ़र्ज़ किया वो दे देते हैं तो कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और खुश करना चाहते हैं ना, खान साहब नाराज़ हैं उनसे। देखिए आज तो खुश हुए हैं वैसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर वो खुद से दे देते हैं, मेरा ख्याल में तो वो पूछेंगे कि मैं सज़ा जो है आपकी सस्पेंड करूँ, ख़त्म करूँ, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये रहेगी कि यहाँ पर आइन के, पार्लियामेंट की बेतौकीरी की बात हो रही है। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जैसे सिलेक्शन की गई वज़ीर आला पंजाब की, आपके सामने है कि वहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 99 लोग हैं वो जीते हुए थे और उनको 47 के अंदर हरा दिया गया। आपने इलेक्शन कमीशन में कितनी पिटीशंस की हैं? हमारी जो पिटीशंस जो है ना, वो मैं अब फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं खुद गया हूँ, मैं क्योंकि खुद वहाँ से मुझे लूज़ किया है और मैंने जाकर दरख्वास्त दी है और वो खारिज की गई। इसी तरह से और जो दोस्त हमारे थे वो भी इलेक्शन कमीशन में गए, हाई कोर्ट में भी हमने मगर नहीं मेहदर साहब, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, वो कह रहे हैं जी 35 कंप्लेंट्स आई हैं सिर्फ हमारे पास। आप इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करते हैं? नहीं, मैं तो अभी इदारा है आईनी, आप ये तो मैं नहीं करता जी। अच्छा जी, ये आवाम नहीं कर रही। जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है पिछले 16 महीने जब इनकी हुकूमत रही है, इलेक्शन की डेट देने के हवाले से, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, या हमारी मखसूस सीटों के ऊपर फैसला देने के हवाले से, या बल्ले का निशान छीनने के हवाले से, मैं तो बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करता। तो खान साहब ने लगाया था उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, लगाना फॉर एग्जांपल आज एक आईजी लगाता है, आईजी मैं लगाता हूँ, मेरी हुकूमत होती है, कल मेरी हुकूमत चली जाती है और वो मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वर्कर्स या लोगों के खिलाफ करता है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लगाया था। मगर अगर एतमाद ही नहीं होगा नईम साहब, अगर आप लोग नहीं, आप पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं करते, आप इलेक्शन कमीशन पे नहीं करते, आप सुप्रीम कोर्ट पे इस वक्त एतमाद नहीं करते, आप अहम इदारों के ऊपर एतमाद नहीं करते, फिर आप किस पे एतमाद करते हैं? सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट पे एतमाद करते हैं कि वही बात करें हमारे साथ। देखें, बात ये है ना कि बात अगर करनी होती ना या डील करनी होती तो वो पहले की कर ली जाती, उस वक्त कर ली जाती जब खान साहब जमान पार्क में थे या बनी गाला थे। खान साहब तो डील वाला रास्ता ही नहीं इख्तियार किया ना। जो कहते थे कि हमें रास्ता वो आता है बूट पॉलिश वाला और वो अच्छे तरीके से पता है, लेकिन हम जो है वो कर नहीं रहे या मैं करना नहीं चाहती। आज उसी तरीके से वही रास्ता करके वही कुर्सी उनको जाकर मिली है, ठीक है जी। लेकिन बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से तो उनको क्या, उनको अप्रोच किया गया बुशरा बीबी के हवाले से, जो कि खान साहब ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि उनके साथ राब्ते हुए हैं? देखिए, मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरा राब्ता कोई उनके साथ हुआ है। अगर राब्ता कोई हुआ होता या कोई ऐसी बात होती तो वो मंजर आम पे भी आती और उसके ऊपर आपको नज़र आता कि खान साहब ये डील करके और बाहर निकल रहे हैं। प्रैक्टिकली तो आप देखें ना कि वो डट के खड़ा है।
पहले दिन भी यही अफवाहें फैलाई कि मैं जाकर अटक में मिला उनसे, उन्होंने कहा जी कौन कह रहा है, मेरी कोई प्रॉपर्टियां बाहर हैं, मैं कोई चोर हूँ, डाकू हूँ जो मैं डील करूंगा। मैं तो अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ, और हमारी फाइट इसलिए नहीं है कि वजीर आजम बनना है। अच्छा। हमारी फाइट है कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती तो आइन हो। माफ़ी मिल सकती है, सदर साहब कर सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं? देखिए, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता दी अहमद बिलाल साहब ने, लेकिन खान साहब क्यों चाहेंगे माफ़ी? उनकी तो ऑटोमेटिकली वर्क हो रही है। वो जो जेल में बैठे हुए हैं, वो जो सिंपथी और ये सारा उनको जो आइकोनाइज किया जा रहा है, वो क्यों निकलना चाहेंगे? वो तो इसमें तो खुश होंगे कि मेरी पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो इधर का उधर ना हो। लेकिन जहाँ तक इनकी बात है, ये जो इदारों की बात है, देखिए पीटीआई जब तक सियासत नहीं करेगी, इस वक्त भी वो जो इनका माजी इसलिए हॉन्ट करेगा कि हमें वो भी इनके कलमात याद हैं कि जब धरना दे रहे थे तो थर्ड एम्पायर और उनकी उंगलियों की बात हो रही थी। फिर जब इधर तकारीर हो रही थी नो कॉन्फिडेंस के दौरान, तो वो कहा जा रहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है। मतलब अब भी अगर वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हम बात नहीं करना चाह रहे, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, तो मुझे तो ये यकीन है कि अगर ये करेंगे डील तो उन्हीं से करेंगे जिनसे इनकी गिला है। सियासी पार्टीज के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन वो बैठ रहे हैं कुछ अच्छा। और अगर मसले का हल है, अगर हम हाइब्रिड हुकूमत, तो ये बात बारह करती हूँ कि इस वक्त जो इदारों की मुदाखलत आ गई है हमारे जमहूरी निज़ाम में, वो उस वक्त निकलेगी। और ये इदारों के लिए भी अच्छा है, जमहूरियत के लिए भी अच्छा है कि हर इदारा आईनी अपना अपना किरदार अदा करे। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब सियासतदान जो हैं वो अब सियासत को रास्ता दें और सियासी टर्म्स पे एक दूसरे को कैसे रास्ता देंगे, इस पे मैंने बात करनी है, मगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर आपको नहीं सिर्फ आपको ये इस पे मैंने तफसील से बात करनी है अगले में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खान साहब JUIF के साथ, जिनको कि मौलाना को जिस तरह के अलक़ाबात से वो बात करते थे, उनसे बात करने को तैयार हैं। अचकज़ई साहब की नकलें उतारते थे, उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये इन सियासी जमातों के साथ बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या हो सकता है वो तैयार हों? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या होगा, क्या मतलब बातचीत के लिए तैयार होंगे कि नहीं? मैं पहले, क्योंकि नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ से हैं, आपको लगता है कि अगर आप मौलाना के साथ बातचीत करने के लिए, आज खान साहब ने कहा है कि हम उनसे भी बात करेंगे, दूसरों से भी बात करेंगे, उनके महमूद खान अचकज़ई साहब से बात करने को तैयार है जिनकी वो नकलें उतारते थे, तो फिर इन दो जमातों ने क्या किया है? इनके साथ भी बात करें। देखें, बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि खान साहब की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं ना, मेरी जो समझ बूझ है या जहाँ तक मेरी है इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ इस हद तक है कि जो धांधली हुई है ना, जो इस सारे जो जिसमें इनको खसूसी तौर पर जो है वो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, जिनको सीटें दी गई हैं, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, उनके खिलाफ जो जिसके साथ वारदात हुई है, वो सारे उनसे बात करने के लिए खान साहब ने करेंगे ना, वो उनसे तैयार उस हद तक जी, उस हद तक साथ देने के लिए कि कोई अगर प्रोटेस्ट करना है धांधली के खिलाफ, तो वो मिलकर और वो लाए अमल के लिए कि एक स्ट्रॉन्ग जो है आवाज़ जाए। और बेसिकली मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है उसने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, जिनको उन्होंने मुंतखब किया है। अब ये आवाम का जो मैंडेट चोरी किया गया है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि उस मैंडेट को वापस लेके आएँ। हम अपनी आखिरी सांस तक लेंगे और हमारा हक बनता है, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। एक लाख की लीड खान साहब ने एहतजाज की भी कॉल दी है। 1 लाख की लीड से हमारे लोग जीते हुए हैं, उनको हरा दिया गया। मैं खुद बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं आगे जा रहा था, और मुझे जिस तरह धांधली, मैं आपके नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर पूरे आपके सामने सबूत रखूंगा कि किस तरह से उन्होंने मुझे हराया है। तो यही सारी सूरत हाल हुई है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आप जो हाई कोर्ट में वो कहेगा इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन गए नहीं जाएंगे या बायकॉट करेंगे, क्या वहाँ के क्या पॉलिसी? देखिए, हम ये कहते हैं कि जो आवाम ने मैंडेट दिया है ना जिन नुमाइंदों को, उनको बनाया जाए और वो अपनी हुकूमत। अगर आप पंजाब में देखें, 106 लोग जो हैं उन्होंने वो हमारे माने हैं कि ये 106 जीते हुए हैं। बाकी जो 99 है वो अगर मिलाएं तो 205 बन गए। रिजर्व सीटें मिलाएं तो 250 के करीब तो हम मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी बनाते हैं पंजाब में। इसी तरह वफाक में हमारी, देखिए ये तो इसी तरह हमें केपी में भी ऐसे PMLN कह रही थी, पीपल्स पार्टी कह रही थी, फिर आगे बढ़े, हाउस में आए, इस्तीफे नहीं दिए, पार्लियामेंट को चलाया।
تو اتنا تو دل جو ہے وہ بڑا کرنا چاہیے، بڑا دل کر لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ 10 حلقے لے کر آ جائیں فارم 45 اور ہم بھی لے کر آ جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں کہ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ہم اپنی بات واپس لے لیتے ہیں، اور اگر یہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کو استعفے دینے پڑیں. تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ اب دیکھیے نا کہ اگر آپ جیسے بات کر رہی تھی کہ کوئی چارٹر اکانومی پہ بات کرنی ہے، کچھ کیسے چلے گا جب سب کچھ سڑکوں پہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو سیاست کرنی پڑے گی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک جماعت جو ہے وہ کرائے کر رہی ہو سکتا ہے ہو بھی ان کے جو کرائے ہے اس میں کوئی حقیقت بھی ہو. اگر پیپلز پارٹی کا یہ دیکھ لیں ماضی تو 1988 میں شہید بی بی سویپ کر رہی تھیں، وہ ریسٹرکٹ ہوا ہمارا مینڈیٹ. آپ کے پاس مہران گیٹ اس کے کئی شواہد ہیں کہ ہاؤ آئی جی آئی واز کریٹڈ، وہ آپ کے سامنے ہے. پھر آپ کے پاس مطلب کئی ساری ایسی سیریز ہے جہاں ہم یہ شور مچا سکتے تھے، ڈھنڈورا پیٹ سکتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو. پھر نون کی یہ شکایت رہی ہے، دے شوڈ اسپیک فار دیم سیلز، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 2013 میں ان کو 2018 میں ان کو شکایت تھی. لیکن اس کے باوجود ہم آگے بڑھے ہیں کیونکہ ملک کی خاطر آپ کو چلنا پڑتا ہے. اور یہ جو شکایتیں ہیں، یہ جو ایشوز ہیں، یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوں گے جب تک سیاسی پارٹیز مل بیٹھ کر یہ تعین نہیں کریں گی کہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا، رولز ہمارے کیا ہوں گے. ہم ایک دوسرے کی کھینچا تانی نہیں کریں گے. اگر ہاؤس میں ہوں گے ایوان صدر میں تو وہاں سے یہ ڈائیلاگ شروع کر سکتے ہیں. دیکھیے جو پہلی شروعات ہونی چاہیے تھی، جیسے میں نے کہا کہ ہم بار بار ہر پولیٹیکل لیڈر نے یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی لیڈ انڈیپینڈنس نے پھر بھی مطلب الیکشن جیسی بھی ہوئی ہے، جو بھی رزلٹ آئے ہیں فرسٹ پہ یہی آئے ہیں، تو کیوں نہیں انہوں نے حکومت بنائی. اور اس وقت جب آپ مولانا کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم میں تھی بھی نہیں، پی ڈی ایم میں تو مولانا تھے، اس کے ساتھ آپ مل گئے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نہیں ملنا چاہ رہے. واٹ از دس؟ ہر لیول پر آپ اپنے جو الفاظ ہیں اپنی اسٹریٹجی میں آپ پھنس جائیں گے، بیکاز آپ کے اتنی کانٹرڈکٹری پالیسی ہے. لیکن یہ بھی آپ کر لیں، یہ لکھ لیں، جب تک سیاسی جماعتیں مل نہیں بیٹھیں گی اور ایک سنسیئرلی اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے سیاستدانوں کی کیا قدریں، کیا کوڈ ہونا چاہیے، کیا ایتھکس ہونا چاہیے، یہ ہم ایک دوسرے کی کھینچاتانی کریں گے. کل ان کو ڈیل آفر ہو گئی اچھی تو یہ پھر بھی اسی گیم پر چل پڑیں گے جس کے لیے جس کا آج یہ شکایت کر رہے ہیں. ہاں تو ویسے صاحب پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی بلومبرگ نے بھی بڑی اچھی رپورٹ کی ہے پاکستان کے لیے، اکانومی کے لیے، اسٹاک مارکیٹ صبح بہت بہترین طریقے سے اس کا آغاز ہوا. اگر آپ معیشت کا استحکام چاہتے ہیں تو ڈائیلاگ بھی چاہیے، آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا. بالکل. 2013 میں 35 پنکچر تھے، اب 45 فارم آ گیا ہے. ہنگامہ ہوا، جھگڑا ہوا، ملا کچھ نہیں. دیکھیے جمہوریت یہ ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، میں تھوڑا زیادہ ٹھیک ہوں، گورنمنٹ بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے. نو کانفیڈنس ہوا، آئینی طریقہ تھا، اپوزیشن میں بیٹھ سکتے تھے، وہ سڑکوں پہ چلے گئے، پنجاب کی اسمبلی توڑ دی، کے پی کی توڑ دی، وفاق کی توڑ دی، الیکشن ہوا، گوڑ ہوا. اب اپوزیشن میں پھر بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن ہو سکتا ہے سال ڈیڑھ سال کے بعد چلو نہیں، میں کہتا ہوں اس وقت بھی اگر بیٹھ جاتے، یہ سیاسی رویہ تو یہی ہوتا ہے نا. اس پورے عمل میں کہتے ہیں نا 10 مئی کی پی آر وچ کھٹیا. اگلی بات 2018 میں آصف علی خان زرداری، بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کے کہا عمران خان صاحب ہم تمہیں سلیکٹڈ مانتے ہیں، آؤ ہم بیٹھ کے ملک کے لیے بات کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا. میں باری باری آتا ہوں، میں ادب سے ان کا نام پہلے لے رہا ہوں کیونکہ میں اپنا نہیں لینا چاہتا، ہمیں سکھایا یہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کھڑے ہو کے یہی بات کہی. ابھی بھی جس میں ہماری یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوا ہے میجر، ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ ہم حکومت بنائیں. بات یہ جیسا بھی مینڈیٹ ہے نا 3 کے درمیان ہے نا، انڈیپینڈنٹ چلو پی ٹی آئی مان لو، ہم ہیں اور یہ ہیں، کسی 2 نے تو ملنا ہی تھا نا. کسی 2 نے اگر یہ کسی سے مل کے انیشیٹو لے لیتے تو مل سکتے، نہیں لیا ہماری میں تو مجبوری ہے، ملک تو نہیں ہم پھینک سکتے. ہم مل گئے. اس دن زرداری صاحب نے اور شہباز شریف نے کون سے لفظ استعمال کیے ہیں؟ فارگیٹ اینڈ فارگیو. یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ بالکل، forget and forgive. یہ کہا. نواز شریف صاحب نے بھی کہا آئین کے اندر ہم سب سے بات کریں. اب آگے چلیں. میرا مشورہ یہ ہے، دیکھیں ہمیں انہوں نے 4 سال جو رگڑا لگانا تھا لگا لیا، ہم ختم نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کو جن لوگوں نے رگڑے لگانے تھے لگا لیے، مری یہ بھی نہیں.
हम भी नहीं मरेंगे, शायद इनको वो भी नहीं मरेंगे। मैं ये कह रहा हूँ शायद ये भी नहीं। हाँ। अब हल किया है, हाँ। इसी वॉर ऑफ एट्रिशन में रहना है या एक दूसरे को जैसा भी मानना लेकिन है। हो सकता है ये उनको सूट करता हो ना, नहीं, क्योंकि अगर सूट करता है तो मैं आप बता देता हूँ, तारीख इंसानी एक ही बात बताती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, वायलेंस चाहे वर्बल है चाहे फिजिकल है, मेयर पॉपुलिज्म, मेयर फाशिस्ट टेंडेंसीज, मैं फाशिज्म नहीं कह रहा, फाशिस्ट टेंडेंसीज, इसका अंजाम 12,000 साल की इंसानी तारीख ने तबाही बचाया है। तारीख पे वो लिखा हुआ है, अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं भुगतूंगा, अगर बी नहीं पढ़ता तो वो भुगतेगा। हल एक है, आओ इस मुल्क के लिए हम मिलें। बहुत और ज़बरदस्त आगे बात की है वैसे नईम हैदर साहब, जो मुज़फ़्फ़रुल्लाह साहब ने, कि फैशिज़म हो, पॉपुलरिज्म हो, कुछ भी हो, आखिर में तो गुफ्तगू ही करनी है, कल भी करनी है, आज भी, तो कर लें गुफ्तगू। लास्ट कमेंट। देखिए, लास्ट कमेंट मैं तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है ना कि अगर आप किसी के मैंडेट के ऊपर डाका डालेंगे तो वो मैंडेट तो वापस करना पड़ेगा। ये बातें तो सारी बाद में आती हैं। पहले जो 2018 का भी जिन वापस लोगों को करना मुंतखब किया गया है अवाम की तरफ से, उनको उनका मैंडेट दिया जाए। और 18 का भी फिर करना पड़ेगा। देखिए, 18 की बात की जाए तो इन्होंने बड़ा उस वक्त भी शोर मचाया, हम तो उस वक्त भी हमारे साथ धांधली की गई। और अगर 14 की बात करते हैं तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हल्के खुलवाएं, ठीक नहीं बात है। खुलवाए गए। तो हर दौर में जुल्म व ज़्यादती की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ख्याल है कि जो बात ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी और नफीसा ने भी, इवन किसी हद तक नईम हैदर भी इससे करेंगे बात, सहमत होंगे कि अगर मईशत को चलाना है, मुल्क को चलाना है, किसी निज़ाम को चलाना है, तो फिर तो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगी। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते तो फिर सड़कें भी हाजिर हैं, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी है, लेकिन ये मुल्क को सूट नहीं करता। मुल्क के लिए कहीं ना कहीं सबको मिल के बैठना होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।